हेलो कैंडिडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है लक्ष्य आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, सकुशल होंगे, बेहतर होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग एक प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। उस प्लेटफॉर्म का नाम है करंट अफेयर, जहां रोज मुलाकात होती है, कुछ नई बातें होती हैं, कुछ नए मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं। उन्हीं मुद्दों में से आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा हम लोगों के सामने है, वो है हाल में हुई ब्रिक्स की 17वीं बैठक को लेकर के। तो हम लोग इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं, अपनी बात करते हैं, क्या क्या आखिरकार ब्रिक्स की 17वीं बैठक में हुआ, ब्रिक्स क्या है इसके बारे में जानेंगे। 17वीं बैठक कहाँ हुई, इसकी थीम क्या थी, कौन कौन से नए डिक्लेरेशन हुए, इसमें क्या नए कुछ मेंबर्स जुड़े, न्यू डेवलपमेंट ने कुछ खास क्या किया, एक्चुअल में ब्रिक्स का फॉर्मेशन क्यों हुआ, ये सारी की सारी चीजें हम लोग जानेंगे। करंट तो करंट रहेगा, साथ ही जो स्टैटिक पोर्शन है पुराना वो भी जानेंगे, जिसमें न्यू डेवलपमेंट के बारे में भी कुछ चर्चाएं होंगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी मोदी जी कुछ देशों की यात्रा के लिए निकले हैं। तो उसी में अभी पहुंचे हैं रियो, यानी ब्राजील की राजधानी रियो डे जेनेरियो में पहुंचे हैं, जहां पर अभी ब्रिक्स की मीटिंग शुरू है। ब्रिक्स की मीटिंग यानी ब्रिक्स की 17वीं बैठक शुरू है। तो ये देखिए, विदेश मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया स्टेटमेंट है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया 6 जुलाई के बारे में, जबकि वो जो मीटिंग है 6 जुलाई और 7 जुलाई 2 दिन है, 2 दिन हुई थी। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया में भी निकला और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इसके बारे में डिस्कशन हुआ है। तो ये करंट अफेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर क्या है उसके बारे में सारा का सारा हम लोग पढ़ेंगे। करंट अफेयर भी पढ़ेंगे, करंट अफेयर के साथ साथ जो स्टैटिक है वो सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। तो पहली चीज, 2025 में जो हमारी एनुअल बैठक होती थी, एनुअल मीटिंग होती है ब्रिक्स की, वो कौन सी थी? तो ये है पहली 17वीं बैठक। कौन सी है? 17वीं बैठक ब्रिक्स की कब चली है? 6 से 7 जुलाई 2025। कहां पर? ब्राजील के रियो डे जेनेरियो नामक शहर पर। फिर से, 17वीं बैठक ब्रिक्स की ब्राजील के रियो डे जेनेरियो नामक शहर पर आयोजित हुई है। जो टाइम पीरियड अगर हम बात करेंगे, डेट, तो 6 से 7 जुलाई के बीच में। अगर इसकी थीम देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूं, ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनकी मीटिंग्स होती है, उन मीटिंग्स में थीम बहुत पूछी जाती है, कई बार पूछी जाती है। तो थीम्स आप लगभग प्रीलिम्स के लिए सारी की सारी पढ़ लीजिए, कोई ना कोई तो पूछी ही जाएगी। तो इसके अगर थीम देखते हैं तो वैश्विक दक्षिण के लिए अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन, ये थीम है। मतलब कि यहां पर बात की गई है कि जो साउथ के लिए बनाया गया ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर बताया गया कि अभी अधिक और अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन होना चाहिए। तो ये थीम है। इसके बाद देखें अगर कुछ करंट अफेयर में, तो करंट अफेयर का दूसरा पॉइंट है, वो क्या है? इस शिखर में इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण रूप से सदस्य बन गया है। और इंडोनेशिया ने रियो डे जेनेरियो के जो डिक्लेरेशन है, घोषणा पत्र, उसको भी अपनाया है, उसको उस पर हस्ताक्षर किए हैं। जिससे क्या है, उस घोषणा पत्र में मेन क्या है? वैश्विक शासन सुधार की बात की गई है, शांति की बात की गई है, तकनीकी की बात की गई है और आर्थिक सहयोग की बात की गई है। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे यहां से कौन ऐसा व्यक्ति था जो गया इस मीटिंग में। तो कौन थे? हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मीटिंग को अटेंड की। और वैसे ही एक इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग समिट होती है, तो यहां पर लगभग सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में कुछ और भी पॉइंट्स हैं। पहली चीज है क्या? ब्रिक्स क्या है? आखिरकार ब्रिक्स है क्या, क्यों बनाया गया, रीजंस क्या है? तो अगर हम देखते हैं तो ब्रिक्स क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि अंतर सरकारी का मतलब होता है इसमें प्राइवेट का या निजी व्यक्तियों का हस्तक्षेप नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सरकारें आपस में मिलकर के कुछ एग्रीमेंट्स करती हैं और नए नए बिंदुओं पर बात करती हैं, खास तौर पर जो उस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य होता है। तो इसमें क्या है? यह अंतर सरकारी मंच है और इसमें उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं जिन जिन देशों की हैं वो इसमें शामिल हैं, ना कि ऐसे देश जो पहले से ही प्रॉपर डेवलप हो चुके हैं। इसका अगर उद्देश्य हम देखें छोटे तौर पर,
तो वैश्विक दक्षिण के बीच में सहयोग बढ़ाना और पश्चिमी नेतृत्व करने वाली संस्थाएं जैसे कि G7 आदि को बैलेंस करना, यानी कि अगर डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में आपस में व्यापार को लेकर के ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं तो डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस बनने चाहिए ताकि एक दूसरे के बीच में बैलेंस बना रहे। हम देखते हैं अगर इसके इतिहास को, तो इसके इतिहास के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। एक व्यक्ति थे जो अर्थशास्त्री जिमोनील ने 2001 में बताया था कि कुछ खास देश हैं जैसे ब्राजील, रूस, भारत और चाइना, ये विश्व की सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इन सभी को एक साथ एक मंच पर आना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में। तो ये जो थॉट प्रोसेस था धीमे धीमे डेवलप हुआ और इन देशों ने एक साथ मिल करके 2009 में पहले ब्रिक बनाया, ब्रिक बनाया। और ब्रिक को बनाने का मतलब ये रहा कि इसमें 4 देश रहेंगे। कौन कौन से? ब्राजील, रूस, भारत और चाइना, जिसकी पहली बैठक कहां हुई? येकतेरिनबर्ग में हुई। ये रसिया का एक पार्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं 2010 में, तो 2010 में जब साउथ अफ्रीका इससे मिल गया तो इसमें क्या लग गया? यस लग गया। और जैसे ही यस लग गया तो हम क्या बोलते हैं? ब्रिक्स बोलते हैं, ठीक। उसके बाद कई समय तक कोई भी देश इसमें नहीं जुड़ा, लेकिन पिछले 1-2 वर्षों में इसमें ढेर सारे देश आपस लगातार जुड़ रहे हैं, खासतौर पे वे देश जिनकी अर्थव्यवस्था तेजी से वृद्धि कर रही है। तो अब अगर देखते हैं कि कुछ जब इसका विस्तार हुआ है तो अब इसको क्या नाम देने लगे हैं? जैसे ही विस्तार हुआ तो इसको हम कहने लगे ब्रिक्स प्लस। अब इसका नाम क्या हो गया है? ब्रिक्स प्लस। लेकिन वैसे आमतौर पर अभी भी हम ब्रिक्स ही बोलते हैं। अगर हम वर्तमान में सदस्यों की बात करते हैं तो वर्तमान में सदस्य, अगर हम मूल सदस्य की बात करेंगे तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका ही माना जाता है। नए सदस्य जो 2024 और 25 में मिलकर के बने हैं वो है मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया जो इस बार बना है। ऐसा माना जाता है कि कुछ समय बाद उरुग्वे भी एक ऐसा देश है जो इसमें इंटरेस्टेड है, ऐसे मंच पर आने के लिए, ऐसे मंच पर पूर्ण रूप से जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड है या फिर जुड़ सकता है। अगर इसका उद्देश्य देखें तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देना। अभी हम देखते हैं यूनिपोलैरिटी का मतलब हमारे पूरे वर्ल्ड में एक ही बॉस है, हमारी पूरी क्लास का एक ही मॉनिटर है। वो कौन है? वो है यूएसए। पहले 2 होते थे, यूएसए और यूएसएसआर, तो कोल्ड वॉर के बाद यूएसए बचा। तो अगर एक ही मॉनिटर रहेगा तो वो डिक्टेटर बन जाता है। कई बार आप देखते हो कि जैसे कि यूएसए भारत के खिलाफ अभी ट्रंप जी ने कहा कि हम टैरिफ्स बढ़ा देंगे, फिर कहते हैं नहीं बढ़ाएंगे, फिर कहते हैं कि हमने अभी जो एयर स्ट्राइक्स भारत ने की थी उनके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट्स करवाए। तो इस तरह के क्या होते हैं, वो जबरदस्ती ना चाहते हुए, भारत के ना भी चाहते हुए फिर भी बिना वजह के स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। तो यूनिपोलैरिटी का यही सबसे बड़ा लूप होल होता है कि जो बॉस होता है ना वो अपनी मनमर्जी के अनुसार काम करता है। तो ब्रिक्स का मानना है कि यूनिपोलैरिटी ना हो, यहाँ पर यूनिपोलैरिटी कई दिक्कतें खड़ी करती है। तो यहाँ मल्टीपोलैरिटी होनी चाहिए, कई देश बड़े बड़े हों ताकि सबकी बात सुनी जाए। इसके बाद अगर यूनिपोलैरिटी है तो जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके कंट्रोल में रहते हैं। तो यूएसए के कंट्रोल में कई बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, वैश्विक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल में रहते हैं, तो उनमें कई खामियां होती है। तो दूसरा पॉइंट इससे रिलेटेड है, जैसे कि यूएनएससी के बाद आईएमएफ और आईएमएफ के बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन पर क्या है, कई प्रकार की दिक्कतें या कई प्रकार के समय समय पर क्वेश्चन मार्क लगते रहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं से सही नहीं होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इस तरह की दिक्कतों को दूर करने का ये एक नया समाधान है कि इस मंच से भी हम इस तरह की दिक्कतों को हम वहां बता सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। उसके बाद आर्थिक यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तकनीकी टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट, विकास को हम क्या करेंगे, एक साथ सहयोग करेंगे। तो आर्थिक सहयोग, तकनीकी सहयोग और विकास को हम एक साथ कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे के बीच में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे को हम बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूत करना, तो ये वैसे ही जाना जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन वैश्विक दक्षिण का है, तो इसकी आवाज को मजबूत करना यानी कि इसकी आवाज को वैश्विक स्तर पर ले जाना।
अगर हम देखते हैं रियो डे जेनेरियो में जो अभी 17वां जो बैठक हुई उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला, वैश्विक शासन सुधार की यहाँ पर बात की गई है। जो डिक्लेरेशन हुआ है, जब साइन हुआ है, तो उसमें पहला बात की गई है वैश्विक शासन सुधार। अभी मैंने बताया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कई प्रकार की ऐसी चीजों पर बात की गई है जो अभी तक खामियां हैं, जिससे कहा जाता है कि इस 21वीं शताब्दी में जो सच्चाई है उससे लोग वंचित न रहे। सभी को पता होना चाहिए कि आखिरकार दिक्कत क्या हो। उसके बाद दूसरा, वैश्विक दक्षिण की भागीदारी। लगातार विकासशील देश, ऐसे विकासशील देश जो इस मंच पे जुड़े हों, उनकी भी भागीदारी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। साथ ही साथ भारत और ब्राजील की कुछ खास भूमिका है, जैसे कि भारत और ब्राजील दोनों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट्स में परमानेंट मेंबर की दावेदारी बताते हैं। तो इनकी भी बातों को कहां रखना चाहिए? वैश्विक मंच पर रखना चाहिए। तो ये भी यहीं से इस घोषणा पत्र पे बताया गया। दूसरा, शांति और सुरक्षा। तो इसका एक उद्देश्य भी है शांति और सुरक्षा को मेंटेन करना। तो शांति और सुरक्षा में सबसे बड़ी बात तो है आतंकवाद। तो आतंकवाद के खिलाफ यहाँ पर भारत ने फिर से अपना वही मुद्दा रखा कि पहलगांव में जिस तरह का आतंकवादी हमला हुआ वो कहीं ना कहीं से गलत था और ये मानवीय गतिविधि के खिलाफ है। तो इसको लेकर के यहाँ पर फिर से बात की गई और कहा गया कि जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम हमला हुआ वो गलत है और आतंकवादी जो विरोधी है गतिविधियां हैं, आतंकवादी गतिविधियां, उन पर पूर्ण रूप से रोक लगना चाहिए और इनका पूरे वैश्विक स्तर पर क्या करना चाहिए? विरोध करना चाहिए। एक साथ सभी लोग खड़े हों। उसके बाद अगर बात करें शांति सुरक्षा की, तो लगातार अफ्रीकन कंट्रीज में इंस्टेबिलिटी रहती है, मतलब कि अफ्रीकन कंट्रीज आपस में कोऑपरेट नहीं करते, या फिर अफ्रीकन कंट्रीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वहां पर कई ऐसे देश हैं जहां तख्ता पलट हो जाता है, यानी कि जनरल जो होता है या फिर आर्मी का जो सेनाध्यक्ष जो होता है वही चीफ बन जाता है या फिर उस देश का राजा बन जाता है। तो इस तरह की दिक्कतों को कहा गया कि भैया आप लोग अफ्रीकन एक साथ बैठ करके सॉल्व करें, ये कोई दूसरा नहीं आएगा, दूसरा इन्वॉल्व होगा तो अपने हित के लिए इन्वॉल्व होगा। तो ये यहाँ पर बताया गया, यहाँ पर कहा गया कि अफ्रीकी समस्याओं के लिए अफ्रीकी समाधान होना चाहिए, उन्हीं की तरह समाधान भी होना चाहिए। इसके बाद कहा गया यहाँ पर परमाणु निशस्त्रीकरण की। कहा गया कि यहाँ पर हम लोगों को परमाणु बम जैसे या परमाणु हथियारों को बनाना नहीं चाहिए, या फिर इस तरह के जो हथियार हैं वो कहीं ना कहीं से कमजोर करने चाहिए या फिर इनको खत्म कर देना चाहिए या अपने देश से निकाल देना चाहिए, जो है भी उनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए, ऐसा माना गया या फिर वहां पर कहा गया, क्योंकि ये भविष्य में कहीं ना कहीं से बड़ा कारण दे सकते हैं जिसका प्रभाव भी बहुत गलत हो सकता है, इस कारण कहा गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर हम बात करेंगे वो जलवायु और टिकाऊ विकास की। यहाँ पर बात की गई है जलवायु की, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की गई और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात की गई है। तो यहाँ पर बताया गया पहली चीज कि हम ऐसा जलवायु, ऐसा अपना ढांचा विकास का बनाए जिसमें जलवायु के लिए सुलभ हो, समय पर और किफायती जलवायु वित्त सुनिश्चित भी हम कर सकें। मतलब कि जब जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जब पैसे की जरूरत हो वो भी हम सुनिश्चित कर सकें। इसके साथ साथ हम नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करें और पर्यावरण को इस पर्यावरण में स्थिरता को भी मेंटेन रखें। इसके अलावा भारत को इस मंच के माध्यम से भारत को प्रमोट किया गया और COP33 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 33 जो किससे संबंधित है? क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। तो क्लाइमेट चेंज की हर बार एक मीटिंग होती है जो रियो से ही 1992 से शुरू हुआ था, एक डिक्लेरेशन हुआ था, उसमें बताया गया था कि UNFCCC बनेगा यानी क्लाइमेट चेंज के लिए होगा, CCD जो बनेगा वो होगा डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, CBD जो होगा वो होगा जैव विविधता को बढ़ाने के लिए। तो कहा गया कि जो 33वीं मीटिंग होगी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड COP33 वो भारत में होनी चाहिए, इस मंच से बताया गया। तो भारत में मेजबानी की बात यहां पर की गई। उसके बाद AI टेक्नोलॉजी को कहा गया कि भैया हम लोग UN चार्टर को मद्देनजर रखते हुए AI टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें और उसको इस तरह से उपयोग करें जो मानव हित में हो और भविष्य में आने वाली किसी भी प्रॉब्लम का वो साथी ना हो या फिर उससे किसी भी प्रकार की नई प्रॉब्लम जनरेट ना हो। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो आर्थिक और वित्तीय सहयोग के बारे में बात की गई, यानी कि कहा गया कि जो ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बनाया है उसको हम प्रमोट करेंगे, अन्य देश जो भी है वो उससे सहायता ले सकते हैं और सहायता लेने का मतलब है अगर जरूरी है, उनको जरूरत है तो हम लोग पैसा दे सकते हैं, जैसे IMF या वर्ल्ड बैंक से लेते थे। तो अभी हाल में ही कोलंबिया और उज्बेकिस्तान ने इस तरह का कार्य किया कि वो मेंबर भी नहीं है ब्रिक्स कंट्रीज के, उसके बावजूद भी उनको धनराशि
प्रोवाइड कराई गई। और फिर उसके बाद लास्ट में बात की गई सामाजिक और स्वास्थ्य पहल की, कि समाज को मेंटेन करो, हेल्थ सेक्टर पर भी फोकस करना है। तो ये बातें हुई। अब भारत ने इससे क्या अपने लिए प्लान किए हैं भविष्य के, उनकी बात कर लेते हैं। तो पहली बात, भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। तो पहली चीज तो अगली मीटिंग जो होगी वो भारत में होगी 2026 की। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि भारत ज्यादा से ज्यादा बिंदु अपने हिसाब से रखेगा। पहली चीज ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज है जो इसी से रिलेटेड है, और उसके बाद तीसरी चीज है कॉप 2033। अब अगर भारत को मेजबानी पूर्ण रूप से मिल गई तो 2028 में UNFCCC की मीटिंग कहां पर होगी, कॉन्फ्रेंस कहां पर होगी, कॉप 28 कहां पर होगी, कॉप 38 कहां पर होगी, भारत में होगी, जो 2028 में होगी। ये भी अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जिस देश में होती है तो अदर कंट्रीज उस देश को क्लाइमेट चेंज के लिए जो एफर्ट कर रहा है उसके लिए ढेर सारा धन प्रोवाइड कराते हैं, जो ग्रीन क्लाइमेट फंड के रूप में आता है, या फिर और भी ढेर तरीके से अलग अलग तरीके से आता है। तो ये भारत के लिए अच्छी चीज है, क्योंकि वो लोग यहाँ पर आकर के भारत के कदमों को, या भारत जो चला रहा है अभी प्रोग्राम, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। ये मैंने एक शॉर्ट तरीका या करंट अफेयर के जो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उसको शॉर्ट नोट डाउन किया है। इससे क्या होगा कि जैसे आप लोगों को केवल करंट अफेयर प्रीलिम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो ये केवल इतने पॉइंट आप याद रखिएगा, इस बार का कंप्लीट हो गया। स्ट्रैटेजी अगर आपको पहले से पता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहली चीज, ब्रिक्स की 17वीं बैठक कहां पर हुई, डेट क्या हुई, 6 से 7 जुलाई। स्थान कहां था, रियो डी जेनेरियो। थीम क्या थी, वैश्विक दक्षिण के लिए अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन की स्थापना करना। नया सदस्य इंडोनेशिया जुड़ा है, जो पहला दक्षिण पूर्व एशियाई कंट्री है। दक्षिण पूर्व एशियाई यानी साउथ एशियन कंट्री पहला है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री पहला है ये। उसके बाद मुख्य घोषणा क्या हुई है, मुख्य घोषणा इसमें इसका एक डिक्लेरेशन दिया गया, जलवायु परिवर्तन पे बात की गई और AI पर बात की गई। भारत की भूमिका 2026 में इसकी अध्यक्षता दी गई है, जो 17वीं बैठक होगी भारत में होगी। और इसमें NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में कोलंबिया और उज्बेकिस्तान ने इससे क्या किया है, रिश्ते जोड़े हैं। तो NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक इसी से संबंधित है। न्यू डेवलपमेंट यानी कि ब्रिक्स की एक शाखा है, बैंक एक है, जो 2015 में ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित की गई थी। स्थापित का मतलब है कि अगर आपको जरूरत है तो इस बैंक से भी आप पैसा ले सकते हो। इसका मुख्य उद्देश्य जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, फिर विकासशील देश हैं, उनको क्या करना, उनको समय पर धन पहुंचाना, ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्था को और तेज कर सके, उनकी अर्थव्यवस्था में स्थायित्व आए और उसको सुदृढ़ कर सके। इसके साथ साथ अगर हम इसका न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय देखते हैं तो ये संघाई यानी चीन में है। सदस्यों की बात करते हैं तो अभी ब्राजील, रूस, भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, UAE, मिस्र, अल्जीरिया, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान आदि हैं। इसमें भी उरुग्वे कुछ समय बाद शामिल हो सकता है। इसका एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है कि अगर हम पश्चिमी देश हैं, वो एक अपना बैंक बना रखे हैं, अगर किसी देश को जरूरत पड़ती है तो अपने मन मर्जी के अनुसार पैसा प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर हम लोग एक साथ हो जाएंगे, विकासशील देश एक साथ हो जाएंगे, तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं, इस तरह के एक बैंक बना सकते हैं वैश्विक स्तर पर, जो क्या करेगा, जो भविष्य में लोगों को आसानी से धन प्रोवाइड करा सकता है, जिसको भी जरूरत है उसके लिए आसानी से धन प्रोवाइड करा सकता है। और उस समय के बाद जैसे हम लोग अदर जो बैंक्स हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह, उनको वापस करते हैं, इसमें भी वापस कर दें। इसके लिए जो पैसा की जरूरत पड़ेगी, सब आपस में ही उस बैंक में पैसा रखेंगे सारे के सारे देश। तो ये एक अच्छा तरीका है, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है, ताकि हम काउंटर कर सके यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा किए गए एक्सप्लॉयटेशन को, या फिर जिस तरह से वो मना कर देते हैं या फिर कभी कभार विघ्न बाधा डालते हैं, तो उसका एक ये अच्छा तरीका हो जाता है। ठीक है, तो आज का जो करंट अफेयर का सेशन था ये इसी से रिलेटेड था। मुख्य जो करंट अफेयर के पॉइंट हैं उनको आप अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी भी शायद आपको अगर जरूरत पड़ रही है कि जो इसमें कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के साथ साथ एक चीज ध्यान रखिएगा, मेंस का जो तरीका है उसको जैसे मैं लिखता हूं उसी तरह का अप्लाई करिए। प्रीलिम्स के लिए डिक्टो पॉइंट टू पॉइंट आप नोट डाउन करके अलग रखिए। तो ये सेशन इसी तरह का चलता रहेगा, हम लोग इसी तरह के करंट अफेयर ढेर सारे पढ़ते रहेंगे जो अपने एग्जाम से रिलेटेड रिलेवेंट है। हर एक करंट अफेयर नहीं लेकर के आएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो इस प्लेटफॉर्म से गुजरेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं से कंप्लीट करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।